Hello everyone, I welcome you all to the anthropology series that we started. In that series, this is our lecture number 11 and I hope you have make yourself acquainted with the last lecture because we will be continuing the topic of society that was started in the last lecture by us. Okay, to have full understanding of the topic, please go through the previous lecture. So now moving forward, let's take a look at the highlights of this lecture. First of all, we will understand the concept topic wise and we will brick by brick make our understanding stronger. Then we will make notes of the concepts that we have understood. In those notes, we will definitely add value, otherwise, our answer will be very generic and we will not get those much marks which are needed really to qualify with the flying colors. Okay. Then we will see finally the previous year questions to see whether we have correctly understand the concept according to the demand of the question or the paper or not. So moving into the lecture, let's start with the relationship between the society and culture. So अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है देन प्लीज गो थ्रू इट वंस बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने इतना पढ़ लिया था डिटेल से. लेट मी गिव यू अ क्विक ओवरव्यू. क्या हुआ था मैंने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी जो है दो ब्रांचेस में बट गई थी जब ये डेवलप होने लगी थी 17th सेंचुरी के अंदर. ओके कैसे बट गई है दो ब्रांचेस के अंदर बिकॉज ब्रिटेन के जो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो सोसाइटी पे ज्यादा जोर दे रहे थे एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप्ड इन ब्रिटेन. ओके बट जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने कल्चर पे ज्यादा जोर दिया कल्चर को स्टडी करने पे कल्चर के केस स्टडीज को स्टडी करने पे कैसे कल्चर एनकम्पास करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट को कैसे कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है इन डिफरेंट सोसाइटीज तो वहां पे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप्ड मोर देन सोशल एंथ्रोपोलॉजी. सो इन्होंने इसके बीच में डिस्टिंग्विश किया अदरवाइज जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने इनको सेम बोल दिया था. ओके तो अब जब इनको डिफरेंट करेंगे तो क्या हुआ एक क्लासिकल डिबेट शुरू हो गया यू नो व्हेन वी डू हैव टू थिंग्स कि इनमें से कौन सी सुपीरियर है इनमें से कौन सी के बिना दूसरी सरवाइव नहीं कर पाएगी. तो दिस डिबेट वाज डेफिनेटली नेचुरल टू अराइज. सो इसके डिबेट में वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए. तो जो वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम है ये आपको जरूर याद होने चाहिए बिकॉज दिस इज द वैल्यू एडिशन आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द हाईलाइट सेक्शन ऑफ द लेक्चर. सो नाउ मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट मेलिनोस्की ही सेड कल्चर इज ग्रेटर देन सोसाइटी. क्योंकि उसने बोला कि क्या आपने कभी कोई ऐसी सोसाइटी देखी है जिसमें कल्चर ही ना हो. क्योंकि सोसाइटी में जितने भी वेरियस उसके पार्ट्स होते हैं वो उनके कल्चर के द्वारा समझाए जाते हैं. सोसाइटी खुद में एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है. आप सोसाइटी देख नहीं सकते आप उसको सिर्फ समझ सकते हैं और समझ भी कैसे सकते हैं वाया सोशल रिलेशनशिप्स. सोशल रिलेशनशिप्स को आप कैसे समझेंगे वाया देयर कल्चर विद ईच अदर एंड इंडिविजुअल्स relation, social relation with other individual and his relation with the society as a whole. That where society puts that individual culturally in that social setup is definitely told by culture. ओके सो तो इसकी वजह से ही सेड कि सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी अगर कल्चर नहीं होगा. सो कल्चर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन सोसाइटी. ओके इन्होंने ये बोल दिया लेकिन हमारे दूसरे जनाब भी थे जैसे कि लेवी स्ट्रॉस एंड क्रीबर हु सेड कि सोसाइटी ज्यादा प्राइमरी कंसेप्ट है रादर देन कल्चर एंड कल्चर इज अ सेकेंडरी कंसेप्ट. अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला. इन्होंने बोला कि कल्चर क्या है. कल्चर हम मानते हैं कि सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन कल्चर को आप देख भी सकते हैं कल्चर के थ्रू आप सोसाइटी समझ सकते हैं बट इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करेगी कल्चर के बिना. उन्होंने बोला कि सोसाइटी जैसे कोई कल्चर है अब कल्चर को मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है एक प्रोसेस होता है एनकल्चरेशन. ये मैंने आपको उस लेक्चर में पढ़ाया है जिस लेक्चर में मैंने आपको कल्चर करवाया है. सो प्लीज गो थ्रू इट फर्स्ट टू हैव टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द निटिग्रिटीज ऑफ दिस कंसेप्ट. ओके फाइन देन हम कल्चर को मेंटेन करने के लिए अकल्चरेशन करते हैं किसी भी अगली जनरेशन की. अकल्चरेशन एक ऐसा कंसेप्ट है एक प्रोसेस है जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हम कल्चर सिखाते हैं. ओके तो एनकल्चरेशन डिपेंड करती है सोशलाइजेशन पे. ऑलवेज रिमेंबर ये आपने एथिक्स में भी पढ़ा होगा
that socialization plays an important role in grasping the culture in an individual's life so that he may understand what his society's values are and what his culture represents. Okay, तो इसने बोला कि अगर सोसाइटी नहीं होगी तो सोशलाइजेशन नहीं होगी, सोशलाइजेशन नहीं होगी तो एनकल्चरेशन नहीं होगी, एनकल्चरेशन नहीं होगी तो कल्चर अगली पीढ़ी तक नहीं जा पाएगा एंड इट विल कम टू अ डेड एंड। मतलब कल्चर को किसी भी हालत में सोसाइटी की जरूरत है ही है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अगर इससे उल्टा सोचकर देखें तो सोसाइटी को कल्चर की उतनी जरूरत नहीं है, मीन सोसाइटी विल एग्जिस्ट इवन विदाउट कल्चर। अब इसके लिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दिया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमेट्स। यू नो प्राइमेट्स आर सोशल एनिमल्स। ओके, अब ये सोशल एनिमल्स तो है लेकिन कल्चर इज यूनिक टू ह्यूमंस। आई हैव टॉट यू दिस इन द लेक्चर इन विच आई टॉट यू कल्चर, कि कल्चर जो है यूनिक है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन सोसाइटी अदर प्राइमेट्स में भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी कर सकती है एग्जिस्ट कल्चर के बिना। ओके, इन्होंने भी अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। अब देयर वर डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु सेड कि हम इन दोनों ही व्यू से सहमत नहीं हैं। तो वो एक थर्ड व्यू के साथ आए विच वाज कॉल्ड डाइकोटोमी। अब इसमें कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचर्ड। अब जब भी आप एग्जाम में इनका नाम लिखेंगे आप डेफिनेटली याद रखेंगे कि आपको ये बना देना है, ये बॉक्स से हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो कि कहाँ ढूंढूं कि इसने कहाँ वैल्यू ऐड की है, क्या किया है क्या नहीं किया है। ओके, तो आप इस तरह से इनको हाईलाइट कर देंगे जिससे कि आपको तुरंत ही मार्क्स मिल जाएं, जितने आपने मेहनत की है उतने। ओके, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमें लगता है सोसाइटी और कल्चर में डिबेट करवाना ही एक पूरे तरीके से व्यर्थ है, क्योंकि हमें लगता है बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कोई चीज जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हो उसमें छोटे और बड़े का सवाल उठता ही नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। उन्होंने बोला कि सोसाइटी कल्चर के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगी, कल्चर सोसाइटी के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, कैसे बोला इन्होंने ये, इन्होंने बोला कि सोसाइटी इंटर ग्रुपिंग है, इंटर रिलेशनशिप है, जबकि कल्चर जो है सम टोटल ऑफ डिजाइन ऑफ लिविंग है। अब डिजाइन ऑफ लिविंग किसका है, सोसाइटी का है। ओके, डिजाइन ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है, कल्चर पे डिपेंड करता है। तो सोसाइटी एंड कल्चर आर सो मच इंटीग्रेटली woven into each other that you can't separate them. So these are complementary, interwoven and inseparable. तो जिन दो चीजों को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते तो उनको आप एज सेपरेट कंसेप्ट भी मत देखिए, और एटलीस्ट आप उनके ऊपर डिबेट तो करना बिल्कुल ही बेकार है, बिकॉज दीज टू आर द कंसेप्ट सेम कंसेप्ट ऑफ दीज टू आर द कंसेप्ट ऑफ सेम सोशल रियलिटीज। तो इन्होंने भाई डाइकोटोमी वालों ने भी बहुत अच्छे से बोला। इन्होंने बोला कि ठीक है कल्चर जो है सोसाइटी पे डिपेंड करता है, लेकिन सोसाइटी कल्चर पे डिपेंड करती है अपनी किनकी वैल्यूज को बचाए रखने के लिए। ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर मेरी माने, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप इन तीनों में से कौन से मत से सबसे ज्यादा सहमत हैं, विच वन वुड यू लाइक टू गो अलोंग विद, तो आप जाएंगे इसके साथ, बिकॉज यू डू हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू गिव। You will have to convince the examiner about your point of view by giving some substantiation. So you will substantiate your answer here with the example that primates do have a social arrangement which we can call society, but they do not possess culture which is unique to human beings, and hence we think that Levi-Strauss and Kreber said the right thing, that society is the primary concept and then comes the culture at a secondary place. Okay, so I hope I have made myself clear. और इस पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो you should be able to attempt that question now. कितने भी मार्क्स में आए, अगर 20 मार्क्स का भी आ जाता है तो जितना मैंने लिखा हुआ है ये भी आप लिख देंगे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर 20 मार्कर। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। ये हमारा एक नया टॉपिक है सिलेबस का, सोशल इंस्टीट्यूशन। ये अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है सिलेबस में। सो वी विल डिग डीपर इनटू इट कि ये क्या होता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसके साथ रिलेटेड हैं, हम सब देखेंगे। ओके, तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है मोड ऑफ बिहेवियर है जो एक इंडिविजुअल की और एक सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करता है।
नीड्स यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स और एनी अदर नीड्स दैट में अराइज। यानी कि हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है एक इंडिविजुअल की नीड्स को पूरा करती है। वो कैसे करती है? वाया द मोड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आपको कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी होगी तो आप देंगे द डेफिनेशन बाय मैक्यूवर एंड पेज। आप डेफिनेटली इसको हाईलाइट करेंगे एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो they have defined a social institution as an established form or condition of a procedure characteristic of any group activity। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर्म। इसका मतलब कोई नई जनरेशन ने आके इसे एस्टेब्लिश नहीं किया है, ये काफी जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड वेरी लॉन्ग अगो। नाउ इट इज अ प्रोसीजर। ओके, कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन में खुद का एक प्रोसीजर होगा और वो प्रोसीजर जो होगा उसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो उस ग्रुप एक्टिविटी को दर्शाएंगे। ओके, सो कोई भी प्रोसीजर जो पहले से एस्टेब्लिश है और उसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशन को बाकी सोशल इंस्टीट्यूशन से अलग करती हैं और एक ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट एक इंडिविजुअल को बना देती हैं, उसे सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब आपको ये डेफिनेशन काफी डिफिकल्ट लग रही होगी, बट डोंट वरी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैरिज। अब शुरू से देखते हैं मैरिज सेटिस्फाई करती है या नहीं इन कंडीशंस को। फुलफिल द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी। नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैसे? बायोलॉजिकल नीड्स, the need of mating, legitimate children, and uh, you know uh, having legitimate sexual relationship। so तो ये इंडिविजुअल की नीड्स तो पूरी हो गई। सोसाइटी की कैसे हुई? तो अगर हम समझें तो सोसाइटी की नीड ऐसे पूरी हुई कि मान लीजिए मैरिज नहीं एग्जिस्ट करता है। हम उल्टा मानते हैं कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके अभाव में क्या होगा? एनी मैन will be in relationship with any women, who in turn will be in relationship with any man, so there will always be a competition between the males for females। ओके, क्योंकि कोई एक फीमेल किसी एक मेल से अटैच्ड तो है नहीं। फिर पैटर्निटी डिस्प्यूट्स भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। इसके अलावा जो ह्यूमंस होते हैं उनका कोई मेटिंग सीजन नहीं होता है। ओके, दे डू रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। तो 24 घंटे 365 डेज अगर ह्यूमंस के दिमाग में यही चलता रहा कि किसी भी मेट को कैसे अपनाया जाए, तो बाकी के जो उसकी नीड्स हैं वो अफेक्ट होंगी, क्योंकि वी डू हैव अ बिगर ब्रेन और हमें ज्यादातर टाइम अपना फूड ढूंढने में लगाना चाहिए रादर देन सर्चिंग फॉर अ मेट। मतलब मेटिंग भी जरूरी है बट फूड ढूंढना इज द अल्टीमेट थिंग, क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा है और इसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। ओके, सो नाउ टोटल अनार्की हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। देयर विल बी नो सोशल ऑर्डर। ओके, एंड देयर विल बी टोटल केओस, जिसके अंदर किसी की भी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएंगी। ओके, तो एज अ सोसाइटी वी नीड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, so that the need of the society as a whole to maintain the social order can be fulfilled। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर दिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ने ये वाली डेफिनेशन। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि मैरिज इनकी डेफिनेशन को कैसे सेटिस्फाई करती है। एस्टेब्लिश्ड फॉर्म है, ऑफ कोर्स हम पैदा हुए और हमने तो शादी नहीं बनाई है ना, पहले से होती आ रही है। प्रोसीजर होता है शादी को करने का, डेफिनेटली एक प्रोसीजर होता है, चाहे कोर्ट में रजिस्टर हो ना हो। हर रिलीजन का अपना एक प्रोसीजर होता है। अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं तो उसमें 7 फेरे, वो भी आग के अराउंड, फायर, ऑल्सो द सिंदूर, ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस प्रोसीजर ऑफ, और ये सब कैसे होगा? मंत्रों के द्वारा। तो ये पूरा प्रोसीजर किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? एक ग्रुप एक्टिविटी की, जिसे कहते हैं मैरिज। ओके, तो ये एस्टेब्लिश्ड भी है, इसमें प्रोसीजर भी है और इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक भी है। जैसे कि आप चिल्ड्रन बोलेंगे और आप मेटिंग बोलेंगे, तो मैरिज इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है? मैरिज इनमें से मेनली कहाँ हो गया ये? ओके, मैरिज इनमें से मेनली जो है मेटिंग को सेटिस्फाई करता है। चिल्ड्रन को कौन सेटिस्फाई करता है? फैमिली। ओके, तो ये हम ध्यान रखेंगे।
अब देखिए, मेलिनोस्की ने कहा कि एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। कैसे? फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करती है, चिल्ड्रन को रेज करने में मदद करती है। इसके साथ साथ ये इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस इन लाइव्स। ओके। इसके अलावा मैरिज जो है वो, एज आई टोल्ड यू, मीटिंग का इंस्टीट्यूशन वो करती है। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरह का सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का नीड फुलफिल करती है। सो मेलिनोस्की इज डेफिनेटली राइट। आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स, यू मे साइट देम। जैसे नीड्स, आप एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे फैमिली। फैमिली भाई, साइकोलॉजिकल नीड्स, इमोशनल सपोर्ट, मैरिज, सोशल कंट्रोल, लेजिटिमेट मीटिंग राइट्स। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप बोलेंगे सोशल ऑर्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके। अगर आप ऐसा डायग्राम बना देते हैं देन डेफिनेटली इट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। ओके, आई हैव टोल्ड यू, आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो आप इन एग्जाम्पल्स को जो मैं बोल रही हूँ, भले ही वो इन नोट्स में हो ना हो, आप उन्हें अपने नोट्स में जरूर उतारेंगे। और जैसे मैंने बताया है कि आप डायग्राम बनाएंगे तो उस तरीके से आप डायग्राम को इनकॉर्पोरेट करने की भी कोशिश कीजिएगा। ओके। तो अब देखिए, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिचुअल, कस्टम, प्रैक्टिस और रिलेशन। तो हम मैरिज से ही लेके चलते हैं। अब हैप्पीजार्ड तो सब कुछ होता नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। पहले स्टेज का फंक्शन कराते हैं जो कि आजकल होने लगा है, वरना पहले मंत्र पढ़े जाएंगे, पहले दूल्हा मंडप में बैठेगा, बाद में दुल्हन आएगी, पहले 7 फेरे होंगे, फिर सिंदूर होगा, फिर मंगलसूत्र होगा। तो इनमें से कुछ भी हैप्पीजार्ड नहीं होता है, ये सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें वेरियस रिचुअल और कस्टम होते हैं। ओके। अब ये कहता है दैट ईच सोशल इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स ऑन सम रिचुअल एंड यूसेजेस which are recognized and accepted by the members of the society. Now it is very necessary, क्योंकि आपने मैरिज की और आपने 7 फेरे नहीं लिए, तो क्या सारी सोसाइटी में बात नहीं होने लगेगी कि मैरिज तो पूरी ही नहीं हुई? तो इसके खुद के रिचुअल एंड यूसेजेस हैं जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट करती है। जब तक आप उन रिचुअल और यूसेजेस को नहीं करेंगे, आपके उस सोशल इंस्टीट्यूशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके। नाउ दीज रिचुअल एंड यूसेजेस डिसाइड रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये बताएंगे कि एक इंडिविजुअल सोसाइटी में कहाँ स्थित है। ओके। सो नाउ मूविंग ऑन। आप ऑब्वियसली एग्जाम में आप ये पिक्चर्स नहीं बना पाएंगे, बट आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर दिए हैं। और जब भी आप एग्जाम में कोई भी फिगर बनाएंगे देन प्लीज डू पे अटेंशन। आपको ये लिखकर आना है दैट फिगर दिस, और फिर पूरे को बॉक्स में बंद करके आना है, जिससे कि एक बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक लगे आपके पेपर का, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फ्लो लगे आपके आंसर का। अदरवाइज आप हैपोसैटली अगर चीजें करेंगे then definitely it will not make a good impression in the mind of examiner, and that may affect your score as well, definitely. Okay, so now moving on. अब सोशल इंस्टीट्यूशन के रोल क्या है? अब इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फंक्शनल रोल क्या है भाई? साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं, इंडिविजुअल की भी सोसाइटी की भी। अब स्ट्रक्चरल रोल भी है क्या? यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी, क्योंकि अगर आप लेजिटिमेट तरीके से मैरिज नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली नहीं बन पाएगी। फैमिली नहीं बन पाएगी तो देर विल बी नो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ही नहीं होंगे तो सोसाइटी एंड पे आ जाएगी। फर्दर मोर, चिल्ड्रन को आपको मैरिज करानी पड़ेगी, तो मैरिज के लिए आपको अगेन इस सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए इसके खुद के कुछ कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। हेंस द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी is definitely maintained by various social institutions. Okay, now रोल हमने पढ़ लिया, अब कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है, एज आई टोल्ड यू, उसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो मैंने आपको सोशल इंस्टीट्यूशन समझाया है, इसमें मैंने आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनडायरेक्टली बता दी हैं। सो नाउ अब हम डायरेक्टली इसे कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में आएगा तब हमें ये लिख कर आने होंगे। एंड दिस इज आस्क्ड, सोशल इंस्टीट्यूशन is a very important concept from the point of view of exam, so please pay due attention in this lecture. So while doing characteristic, first of all comes कि इससे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि हमारी नीड्स हैं, उन नीड्स को फुलफिल करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा होता है। नाउ रूल्स एंड रेगुलेशन आर बाइंडिंग ऑन ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी। देखिए, जैसे हिंदू सोसाइटी है, इसमें ऐसा नहीं है कि अंबानी का बेटा शादी करेगा तो उसे 7 फेरे की जगह
एक ही फेरा लेना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट सो, इट इज बाइंडिंग ऑन ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी, वेदर वो अमीर है, गरीब है, किसी और कास्ट से है, कुछ भी है। ओके, देन सर्टेन प्रोसीजर आर टू बी फॉलोड बाय द मेंबर्स। डेफिनेटली आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आपको सिंदूर भी भरना है, आपको 7 फेरे भी लेने हैं, आपको मंगलसूत्र भी पहनाना है एंड ऑल। अदर देन दैट, एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन इज बेस्ड ऑन सम ह्यूमन नीड। डेफिनेटली फॉर, आप इसमें एग्जांपल दे देंगे मैरिज, एग्जांपल दे देंगे फैमिली। इसके बाद इट डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव एंडेवर। कभी भी ध्यान रखिए, हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि शादी में रिश्तेदार ही नहीं आए, हमने अपने जानने वालों को बुलाया ही नहीं, तो कैसी शादी। इसीलिए कोर्ट मैरिजेस हालांकि बहुत सारा पैसा बचाती है, बहुत सारा झंझट बचाती हैं, फिर भी पॉपुलर नहीं है, जबकि सरकार के रूप में तो मान्य है। फिर क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज अ कलेक्टिव एंडेवर। ओके, नाउ इट इज द, यहाँ बेस्ट आएगा, इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल आपको पढ़ाया जाएगा, बाकी मैं मोटा मोटा बता दूं। सोशल कंट्रोल का मतलब होता है कि सोसाइटी में जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही है उसे मेंटेन किया जाए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। ओके, कोई सोशल केओस ना हो जाए। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर शादी का इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, मैरिज का इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो क्या होगा? केओस हो जाएगा सोसाइटी में रिप्रोडक्शन को लेकर। ओके, तो उस केओस से बचने के लिए सोशल कंट्रोल जो प्रोवाइड कराती है वो मैरिज कराती है। ओके, नाउ इट इज यूजुअली सिंबॉलिक। ऑफ कोर्स जो 7 फेरे हैं उनकी आप देखकर कोई सिग्निफिकेंस नहीं बता सकते, लेकिन हमें पता है 7 फेरे रिप्रेजेंट 7 जन्म्स, कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। ओके, देन इट इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब फिलोसफी आ जाती है बीच में। फिलोसफी कहाँ की? रिलीजियस फिलोसफी। जैसा मैंने अभी बताया, 7 जन्म, 7 फेरे इक्वल टू 7 जन्म एंड ऑल। ओके, नाउ इट डेवलप्स ड्यूरिंग अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। डेफिनेटली एक दिन में ऐसा नहीं हो गया कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वैसा कि वैसा बन के आ गया जैसा हमने आज देखा है। इसमें धीरे 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 बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पहले जब गांव की लड़की की शादी होती थी तो हर कोई इक्वल धन इकट्ठा करके उस लड़की की शादी करता था। ओके, तो आज उस चीज को कम कर दिया गया है। फैमिली फैमिली सेंट्रिक हो गई है चीजें, कि एक फैमिली ही अपनी लड़की की शादी में ज्यादा खर्चा लगाती है, तो बाकी सारा गांव क्या करता है? कुछ अमाउंट ऑफ मनी देता है, विच इज कॉल्ड कन्यादान। ओके, तो इस तरह से वो एक जो पूरा विलेज कराता था, उससे फैमिली वाली उसमें इवॉल्व हो गई है मैरिज। ओके, सो इसके अगर दो टाइप देखें तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके के सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, लेकिन ये वाले टाइप इसके इतने पॉपुलर नहीं है, ना ये वाले टाइप बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। मूविंग ऑन टू द टाइप्स दैट विल बी आस्क्ड आर द प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन। प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो सबसे 5 बेसिक, जो सबसे बेसिक नीड होती है उन्हें पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिलेशन विथ सुपर नेचुरल। क्या? रिलीजन। Religion, the social institution of religion establishes the relation with supernatural. Okay. Secondly, transmission of knowledge. Transmission of knowledge किसके थ्रू किया जाता है? एजुकेशन के थ्रू किया जाता है। Then, legitimate use of power. Definitely गवर्नमेंट या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी आप बोल लीजिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो अ बेसिक नीड विच इज met by the social institution of economy. Then another basic need is emotional support from the peers, which is given by kinship. Okay, so five primary social institutions are religion, education, government, economy and kinship. इसके बाद आते हैं सेकेंडरी वाले। तो सेकेंडरी वाले किस लिए होते हैं? सेकेंडरी वाले होते हैं जो प्राइमरी टाइप से डेराइव किए जाते हैं। डेराइव मतलब प्राइमरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा देती हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन डाउन और टाइप्ड देम इन माय ओन नोट्स विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ। तो जैसे ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हुआ रिलीजन, इसके सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन होंगे चर्च, टेम्पल एटसेट्रा। ओके, क्योंकि ये इसी से डेराइव होते हैं। ये जो नीड है, देखिए इस नीड को ये पूरा करता है और इस नीड को ये पूरा करते हैं। ओके, सो दे आर derived फ्रॉम द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। नाउ सेकंड,
एजुकेशन के सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन क्या होंगे? ये होंगे स्कूल, कॉलेजेस, गुरुकुल्स, एटसेट्रा. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड नीड, गवर्नमेंट. इसके आप वेरियस वो बता सकते हैं, ऑर्गन्स बता सकते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एटसेट्रा. फोर्थ वन इज इकोनॉमी. इनमें आप दे सकते हैं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एटसेट्रा. सो ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इनमें से ऐसे एरो निकाल निकाल के, दीज आर द सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशंस विच आर derived फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस. किनशिप इन itself is a प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन. इसमें आप अगर आगे चलेंगे तो आपको जैसे देखने को मिल सकती हैं चीजें कि न्यूक्लियर फैमिली बाद में आके बन गई इसमें से. तो जो पूरी रिश्तेदारी होती है, जैसे आपको आगे पढ़ाया जाएगा ब्लड फ्यूड. द इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्लड फ्यूड इज derived फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप. तो ब्लड फ्यूड एक सेकेंडरी हो गया. ओके, सो लेस्टर एफ वार्ड ने क्या बोला है? उन्होंने बोला सोशल इंस्टीट्यूशन एक सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म है और वो सोशल एनर्जी को उसको रिचुअलाइज करता है, इसीलिए बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी एंड इट्स कल्चर है. और हम इसकी बात से पूरी तरह से सहमत है, बिकॉज सोसाइटी जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करती है इन द वे ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस. ये नहीं होंगे तो केओस हो जाएगा. एंड दीज आर द वेरी बैकबोन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हर एक में सोशल इंस्टीट्यूशन सेम है, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन सेम है, लेकिन जो सेकेंडरी सोशल इंस्टीट्यूशन है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, ये नीड सेम है, लेकिन सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन हिंदूज के लिए टेम्पल हो गया, क्रिश्चियंस के लिए चर्च हो गया, मुस्लिम्स के लिए मॉस्क हो गया. ओके, तो यहाँ इस जगह पर आकर एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग होती है और उनको इन्हीं के थ्रू अपनी एक अलग पहचान मिलती है, वरना प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन सभी के सेम है. ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बैकबोन होती है किसी भी सोसाइटी की उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस. तो ना मूविंग फॉरवर्ड, आप इस तरह का क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये आंसर शीट मिलती है, इसमें यहाँ पे ये होंगे, आप यहाँ पर लिखते जाएंगे और यहाँ पर साइड में ये वाला डायग्राम दे देंगे. तो डायग्राम से क्या होगा, यहाँ एक्सप्लेनेशन हो गई. डायग्राम से होगा ये दैट यू विल डेफिनेटली गेट एन एज ओवर दो स्टूडेंट हु हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड द आंसर एंड हैव नॉट गिवन एनी डायग्राम. ओके, इवन इफ इट एड्स द वैल्यू ऑफ 1 मार्क टू योर आंसर, देन इट इज ऑल्सो ए वेरी बिग डील, क्योंकि एक एक नंबर पे बहुत लड़ाई हो जाती है आगे जाकर. ओके, सो नाउ फाइनली हियर आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच वी विल डू टू चेक आवर अंडरस्टैंडिंग कि हमने जो अभी इतना पढ़ा है उसमें हमारे कुछ काम का भी है या नहीं. बिकॉज अगर काम का नहीं है देन कोई मतलब नहीं है फिर इतना पढ़ने का ना. तो देखिए, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने आपको लिखवाया. पहले आप मैकिवन एंड पेज की डेफिनेशन देंगे, फिर आप मेलिनोस्की की डेफिनेशन देंगे, फिर आप खुद की एक डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद मैंने जो आपको लिखवाया कि सोशल इंस्टीट्यूशन ऐसे 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 होता है, मीनिंग समझा देंगे. ओके, इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी, सेकेंडरी. अच्छा, ओके, दीज आर द टाइप्स. आप एलिमेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे. ओके, देन रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी मैंने आपको बहुत डिटेल में करा दिया है. इसमें 3 व्यूज हैं और आप तीनों के तीनों बताएंगे, so that you get full marks, because most of the chances are कि ये 20 मार्कर्स में पूछा जाता है. ओके, नाउ सो आई थिंक मैंने अपना बेस्ट दे दिया है आपको समझाने में. फिर भी ऐसा अगर होता है कि आपको कोई दिक्कत आई है किसी भी टॉपिक में या कुछ समझ नहीं आया है, या जरूरी नहीं है कि आप यहीं से आपने पढ़ा हो, आपने किसी भी बुक से सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा है जिसमें आपको कोई दिक्कत आई है या आपने कुछ नया पढ़ लिया है, देन यू कैन डेफिनेटली शेयर इन द कमेंट सेक्शन. एंड see you in the next lecture. Till then, take care and study hard.